मॉडिफाई की, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ डेल्टा क्यू which is equal होए 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 होए। देखो कैसे नींद भरी आंखें लेके आए हैं। और कुछ बच्चे देखिए एकदम जोश के साथ आए, बोल रहे सर आज तो मैं ऑनलाइन 18 घंटे पढ़ाई करूंगा, उसमें से 16 घंटे चैट करूंगा, 2 घंटे ऑनलाइन वीडियो लेक्चर सुनूंगा। अरे चैट की दुकान, सब बातें बाद में करना है, बहुत सारा टाइम मिलने वाला। आज हम लोगों को पढ़ना है बढ़िया से एक नया टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है बच्चों रजिस्टिविटी। यस, कौन सा? रजिस्टिविटी। सर ये नाम कहीं तो सुने जैसा लग रहा। हाँ, वही टॉपिक जो आप लोगों ने 10th में पढ़ा था, रजिस्टिविटी, रो विच इज इक्वल टू, हाँ वही वाला फॉर्मूला आज हम लोगों को बनाना, लेकिन थोड़ा सा अलग टाइप से उसको बनाएंगे हम लोग, उसको थोड़ा डिटेल में जाके पढ़ेंगे। तो बेसिकली याद रखिए बच्चों कि जो हमारा कंडक्टर होगा, जो हमारा कंडक्टर होगा, उस कंडक्टर में हमारे जो चार्जेस मूव करने वाले, उस चार्जेस को अपोजिशन पार्टी वाले क्या करेंगे? उसको अपोज करेंगे बच्चों। बेसिकली होगा क्या, रजिस्टर की वाली चीज मतलब टर्म है, हम लोगों ने पढ़ा है कहां पे? 10th में, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं बच्चों किससे? कैपिटल आर से। अब ये जो रजिस्टर होता है ये स्पेशल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है। मैं आपको लगे तो दिखा देता हूं कि वो स्पेशल पर्पस क्या होगा, कंपोनेंट इस तरह से होता है। देखिए ये मेरे पास एक बनाया हुआ प्रोजेक्ट है बच्चों, एग्रीकल्चर के लिए बनाया गया हुआ प्रोजेक्ट है, इस तरह से एक मॉडल था। अब यहां पे आप लोगों को दिखता होगा कि यहां पे ये स्पेशल पर्पस रजिस्टर है, ये वाला दिखता होगा। देखो पास से दिखाता हूं आप लोगों को, ये देखिए, या फिर यहां पे ग्रीन कलर्स के यहां पे आपको रजिस्टर्स दिख रहे होंगे छोटे छोटे इस तरह से, ये वाला रजिस्टर दिख रहा है। यहां पे कुछ बैंड्स आपको नजर आ रहे होंगे, ब्लैक, ब्लू, उसके बाद कुछ सिल्वर कलर के, गोल्डन कलर के, आपको कुछ अलग अलग बैंड्स नजर आ रहे होंगे। तो ये जो बैंड है वो डिसाइड करता है कि आपके रजिस्टर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, और ये हम लोग कलर कोडिंग वाले कंसेप्ट में वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वहां पे उस वीडियो में, ठीक है बच्चों। तब तक फिलहाल के लिए याद रखिएगा इसको रजिस्टर बोला जाता है। तो ये स्पेशल पर्पस कंपोनेंट है। मान के चलो कि मेरे पास अगर कोई एक एलईडी होगी और उसको बहुत कम मिली एम्पियर में करंट अगर होना है, और हमारे पास यहाँ पे बहुत ज्यादा करंट होगा, तो हमारे एलईडी क्या हो जाएगी? जल जाएगी। तो उस एलईडी को बचाने के लिए, उतना एक पर्टिकुलर करंट को भेजने के लिए हम लोग क्या करेंगे? रजिस्टर का इस्तेमाल करेंगे। जितना ज्यादा रजिस्टर्स की वैल्यू आपकी बड़ी रहेगी, उतना उसका क्या होगा? करंट को अपोजिशन क्रिएट होगा। बात समझ में आ रही है? तो हमको ओम्स लॉ में पढ़ाया गया V विच इज इक्वल टू IR। अगर हम लोग रजिस्टर की वैल्यू बढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो करंट घटेगा बच्चों, और जब करंट घटेगा तो क्या होगा? वहां पे हमारे जो कंपोनेंट है उसको स्पेशल उतना ही करंट जाएगा जितना हम लोग चाहते हैं। अब ये तो बात हुई स्पेशल पर्पस रजिस्टर की बात हुई बच्चों, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए बच्चों कि हमारा जो गुड कंडक्टर है, या फिर मान के चलो कोई एक एग्जांपल लेंगे जिसको हम लोग कंडक्टर बोलते हैं बहुत बढ़िया से, क्या उसमें बहुत सारे फिर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जैसे कि कॉपर का कंडक्टर। ये कॉपर का कंडक्टर भी क्या करेगा? हमारे कंडक्शन को मतलब चार्जेस के मोशन को अपोज करने वाला है। सर कैसे? क्या? मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया बच्चों, कौन सी चीज बताई थी? कि जब हमारे चार्जेस मूव करेंगे, क्या करेंगे? मूव करेंगे। मूव देखो दो तरह के मोशन थे, एक था रैंडम मोशन, बिकॉज ऑफ द थर्मल एनर्जी गेन करेगा बाहर से और रैंडम मोशन परफॉर्म करेगा, और बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या होगा? अंदर क्या करेगा? ड्रिफ्ट करेगा। हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला बनाया था। तो हुआ क्या कि रैंडम मोशन के समय जब वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, खिसकेगा, उस समय होगा क्या कि बिकॉज ऑफ वहां पे बहुत सारे मतलब जिसको हम कर्नल बोलेंगे या फिर बोलेंगे आयंस, एटम्स बोलेंगे, उस एटम को जाके वो टकराएगा, धाड़ 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 जाके क्या करेगा? टकराएगा। जब ये टक्कर होगी, कोलिजन होगा, तो क्या होगा? उसको और ज्यादा अपोजिशन क्रिएट होगा। तो ये अंदर का जो अपोजिशन है उसको इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग बोलेंगे। तो कोई भी कंडक्टर मान के चलो, जो कुछ भी कंडक्टर होगा उसके पास इंटरनल रेजिस्टेंस होगा ही होगा। तो हम लोग वो रजिस्टर के बारे में नहीं पढ़ने वाले जो हम लोग मैनमेड, जो हम लोग खुद बनाते हैं। जो हमारे पास वायर है, एक स्पेशल नेचुरल वायर होगी, कॉपर की, एल्यूमिनियम की, गोल्ड की। तो ये जो हम लोग बोलेंगे कि इट इज अ गुड कंडक्टर, लेकिन ये गुड कंडक्टर होने के बावजूद भी क्या करेंगे? अपोजिशन क्रिएट करेंगे। बात समझ में आई?
ये बात समझ में आनी चाहिए। तो हम लोग याद रखिएगा, जब आगे जाके इस चैप्टर को पढ़ेंगे जिसमें हम लोग रजिस्टर को ऐसे ऐसे निकालते हैं हम लोग, तो वो रजिस्टर जो मैंने आप लोगों को दिखाया। लेकिन सम टाइम होता यह है कि आपकी सेल, आपकी बैटरी, आपका कंडक्टर भी थोड़ा सा रजिस्टर प्रोवाइड करता है, जिसको हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। बात समझ में आई? वो कैलकुलेशन में लेते नहीं है हम लोग, लेकिन याद रखिए कंडक्टर जो है उसका खुद का एक रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, चलो तो आज हम लोग पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी का कंसेप्ट। कौन सा? रेजिस्टिविटी, जिसको हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं बच्चों। ठीक है, जिसको डिनोट किया जाएगा किससे? रो से। अब देखो बात करते हैं रेजिस्टिविटी के बारे में। मान के चलो कि एक मेरे पास इस तरह से एक कंडक्टर है, ये एक बढ़िया सा इस तरह से एक कंडक्टर है, ये वाला, जिसकी खुद की कुछ लेंथ होगी बच्चों L, और जिसका खुद का एक क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा A, एरिया नहीं, क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा A। तो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, क्या किया? ऑब्जर्व। कौन सी चीज ऑब्जर्व की? कि जब हम इसमें से करंट भेजेंगे तो अगर जितना कंडक्टर का लेंथ बढ़ेगा उतना उसका क्या होगा? रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती जाएंगी। देखो तो कैपिटल R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। व्हाट इज L? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जितना ज्यादा आप क्या करोगे, लंबा रास्ता होते जाएगा, उतना आपको पोजीशन क्रिएट होते जाएगा। आप जितना चलोगे, आप आगे बढ़ते जाओगे, लोग आपको रुकाते जाएंगे। ठीक है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बच्चों। फिर हम लोगों ने देखा, क्या देखा? रास्ते को थोड़ा सा बड़ा कर दिया। जब रास्ते को बड़ा करेंगे तो ट्रैफिक की क्या होगी? डेंसिटी कम होगी, तो क्या होगा? आपको पोजीशन कम क्रिएट होगा। मतलब हम लोगों ने मान के चलो इसका एरिया बड़ा कर दिया, अब मोटी सी वायर ले ली, तो जब क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, उसको बड़ा रास्ता मिल गया जाने के लिए बच्चों। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। बात समझ में आई? अब हम लोगों क्या करना, इसको कंबाइन करेंगे तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A। सामने हम लोग इसको क्या करते हैं, सबको पता है, पढ़ा हुआ कंसेप्ट है। सो R इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे बच्चों, ये बनेगा आपका रो, इसी को हम लोग आगे जाके बोलते हैं रेजिस्टिविटी, इनटू L बाय A। बात समझ में आई? तो ये आपका फार्मूला बना, कौन सा वाला बच्चों? R विच इज इक्वल टू रो इनटू L बाय A, रेजिस्टेंस का फार्मूला बना। थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लेंगे हम लोग, रो विच इज इक्वल टू R इंटू A बाय L, ये आपका रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बना। सो व्हाट इज द रेजिस्टिविटी? अभी तक हम लोगों को समझ में नहीं आया है कि व्हाट इज द रेजिस्टिविटी एक्चुअली। इसको समझेंगे, ये कौन से चीजों पे डिपेंड करता है ये भी हम लोग समझेंगे। कुछ लोगों को ऑलरेडी पता होगा, 10th में उनके टीचर्स लोगों ने बहुत बढ़िया से बताया होगा, इंटरनल चीजें उसकी सारी, तो आपको पता होगा जरूर। ठीक है, आई होप थोड़ा बहुत तो आपको पता होना चाहिए। अब सो रो विच इज इक्वल टू R A बाय L। अब ये रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टेंस क्या है? मैंने बहुत बताया था आप लोगों को कि रेजिस्टेंस क्या होता है, कि बेसिकली रेजिस्टेंस होगा, इट इज अपोजिशन टू फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ कंडक्टर। ओके, इसका यूनिट कितना होगा बच्चों? सबको पता है, ओहम, डिनोटेड बाय दिस साइन। क्या होता है ये? ओहम होगा। अब बच्चों याद रखिए, हम लोगों ने एक काम किया। कौन सा काम किया? देखो, हम लोगों ने ऐसा कंडक्टर लिया जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिट ले लिया बच्चों। मतलब A की वैल्यू हम लोगों ने ली 1, और उसका लेंथ जो लिया वो भी लिया 1, मतलब यूनिट लेंथ। जब ये 1 1 होगा तो आपको मिलता है रो विच इज इक्वल टू R। वाह वाह सर, अब तो कहानी खत्म हो गई कि रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर रो के बराबर होगी तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू हो जाएगी। सर बच्चों नहीं, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब क्या? ऐसा अगर होता है तो ये न्यूमेरिकली मतलब उसका आंकड़ा इतना बन जाएगा। मतलब मान के चलो, आप तराजू में क्या किए, 1 किलो का लोहा लिए, इधर 1 किलो का गेहूं लिए, आप क्या करते हो? दोनों को गिनते हो, टैली करते हो इस तरह से, बराबर है। इसका मतलब ये नहीं होता कि लोहा गेहूं बन जाए और गेहूं लोहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं। दोनों की वैल्यू 1 किलोग्राम की वैल्यू सेम बन गई। नहीं, और क्या बोलते उसको, आप गेहूं नहीं खा सकते, मतलब गेहूं खा सकते हो, लोहा नहीं खा सकते। बात समझ में है?
कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं सर मैं लोहा भी खाता हूँ। तो बोला कैसे? मेरे च्यवनप्राश में सर लोहा भी है, सोना भी है, थोड़ा सा चांदी भी है, मैं खाता हूँ, गेहूं कम खाता हूँ। वाह रे वाह बच्चे, च्यवनप्राश खाने वाले। ठीक है, रो विच इज इक्वल टू आ रही है न्यूमेरिकल की वैल्यू, न्यूमेरिकली इक्वल हो गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा काम करेंगे। देखिए कौन सा वाला, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में चीज पढ़ी थी, कौन सी वाली? करंट के बारे में पढ़ा। करंट विच इज इक्वल टू, दिख रहा आप लोगों को बच्चों? करंट विच इज इक्वल टू कौन सा वाला फॉर्मूला? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्म में बताइए। मैंने बताया था आपको, कौन सा फॉर्मूला याद आया होगा आप लोगों को? अरे वीडी वाला, वीडी के फॉर्म में एक आपको ट्रिक बताई थी मैंने, कौन सी वाली, कौन सा मूवी का नाम बताया था? एक नहीं अप्सरा वो, एक नहीं अप्सरा वो। ठीक है, ई एन ए वी डी, व्हाट इज ई? चार्ज की वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, एन मतलब नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम मतलब चार्ज डेंसिटी, ए मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, एंड वी डी मतलब क्या उसकी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब तो देयरफॉर हम लोग इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते। देखो आई विच इज इक्वल टू ई एन ए वीडी को हम लोग लिखेंगे कौन से? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्म में। बताइए बच्चों, चार्ज इसको स्मॉल क्यू के फॉर्म में भी लिख सकते हो, मैंने बताया लास्ट लेक्चर, ऊपर वाला लेक्चर पढ़ लेना। हाँ, ई बाय एम इंटू टाउ। व्हाट इज टाउ? रिलैक्सेशन टाइम। तो देयरफॉर इसको थोड़ा सा देखिए, ई बन गया ई स्क्वायर मतलब टोपी आ गई, किसको? कैप लगा ली हमारी अप्सरा ने। एन ए ई बाय एम इंटू टाउ। अब इसमें और एक देखो, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? सो देयरफॉर आई विच इज इक्वल टू ई स्क्वायर एन ए टाउ, और व्हाट इज ई का फॉर्मूला होगा पोटेंशियल वाला, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय एम इंटू एल। आई इक्वल्स टू ई स्क्वायर एन ए टी टाउ वी बाय एम एल। बात समझ में आई? ये बना आई, ये आई को इधर लेके जाऊंगा, बाकी सारी चीजें इधर लेके आऊंगा, ऐसे करूंगा तो क्या बनेगा? V बाय आई। ये V कैपिटल V निकालना आप लोगों को, ये पोटेंशियल होगा, स्मॉल v होता है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। V बाय आई क्या बनेगा? V बाय आई एम एल बाय ई स्क्वायर एन ए टाउ। ठीक है सर, V बाय आई कुछ तो दिखे जैसा लग रहा है, क्या चीज है बच्चों? ये होगा हमारा रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस विच इज इक्वल टू होगा M, क्या होगा? M बाय ई स्क्वायर एन ए, इसको थोड़ा सा साइड में लिख लेंगे हम लोग, टाउ। बची हुई कौन सी चीज? L बाय ए। अब देखो थोड़ा सा बच्चों, इसको अगर मैं इसके साथ जोड़ दूं, ये फार्मूला, ये वाला फार्मूला, तो देखिए R which is equal to rho into L by A, R which is equal to M by E square n tau into L by A। इसका मतलब ये जो चीज है वो किसको डिफाइन कर रही है हमारे? ये एक तो फार्मूला बन गया, बहुत बढ़िया फार्मूला है ये। तो ये हमको देता है rho which is equal to बच्चों M by E square n tau। ये आपको एक नया फार्मूला मिल गया। ठीक है, अब देखो इसमें कौन से टर्म्स है। तो हमारे रो की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? m बाय ई स्क्वायर एन इंटू टाउ। व्हाट इज m? मास ऑफ द चार्ज। किसका? कौन सा वाला चार्ज? हमारा इलेक्ट्रॉन जो मोशन वाला होगा, मोशन होगा करेगा कंडक्टर के अंदर, जिसकी वैल्यू होती है 9.1 × 10⁻³ kg। ई स्क्वायर मतलब चार्ज का स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। n मतलब कितना होगा? अब ये n मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, एंड टाउ मतलब क्या होगा? रिलैक्सेशन टाइम। अब सर देखिए, अब इसके ऊपर थोड़ा चर्चा कर, ध्यान से सुनिएगा। ध्यान है? चलो देखिए, बढ़िया चीज है ये। अब इसमें देखिए थोड़ा सा, m जो रहेगा वो हमारा कांस्टेंट है, m हमारा कांस्टेंट होगा। जो वैल्यू है चार्ज का मास जो रहेगा वो कांस्टेंट है हमारा इलेक्ट्रॉन का। उसके बाद जो E है वो भी हमारी क्या चीज है? कांस्टेंट चीज है। ठीक है, उसके बाद टाउ जो है वो है रिलैक्सेशन टाइम। अब ये रिलैक्सेशन टाइम है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा बेटा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। इसका मतलब ये कि मान के चलो कि कंडक्टर है, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मैं काम कर रहा हूं। अगर रूम का टेम्परेचर चेंज हो जाए तो क्या होगा? थर्मल एनर्जी ज्यादा गेन करेगा हमारा कंडक्टर।
जब थर्मल एनर्जी ज्यादा गेन करेगा तो उसका मोशन क्या करेगा, क्या करेंगे, वो जोर जोर से मोशन करेंगे, जोर से मोशन करेंगे, रैंडम मोशन की स्पीड बढ़ेगी तो क्या होगा, टाइम कम हो जाएगा। जब ये टाइम कम होगा तो आपकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू पे असर होगा और उसके वजह से क्या होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी। इसलिए हम पूरे प्रोसेस में फिलहाल के लिए इस चीज को हम लोग कांस्टेंट रखेंगे, इस चीज को हम लोग कांस्टेंट रखेंगे, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रख के काम करने वाले। तो ऐसे कुछ कंडक्टर है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर चेंज की वजह से उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है, होगी। तो हम लोगों को ये थोड़ा सा कांस्टेंट रखना है फिलहाल के लिए, टेम्परेचर हम लोग चेंज नहीं करेंगे बच्चों। अब बात बचती है किसकी, एन की, और एन क्या है हमारी, चार्ज डेंसिटी या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। अब मुझे बताओ कि ये जो है ये वैरी करेगी, ये वैरी करेगा मटेरियल टू मटेरियल, मतलब जितना आप अलग अलग मटेरियल लेते जाओगे उसके नंबर ऑफ चार्जेस अलग अलग होंगे पर यूनिट वॉल्यूम के। कॉपर का लोगे, एल्यूमिनियम का लोगे, गोल्ड का लोगे, अलग अलग लोगे, क्या होगा, नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की क्या बोलते हैं उसको, नंबर्स अलग रहेंगे। जब ये अलग होगा इसका मतलब ये है कि ये जो चीज है ये मटेरियल पे डिपेंड करती है, इसका मतलब ये कि रेजिस्टिविटी की वैल्यू मटेरियल पे डिपेंड करेगी। बात समझ में आई, इसका मतलब रेजिस्टिविटी की वैल्यू डिपेंड्स ऑन मटेरियल एंड इट्स प्रॉपर्टी, उसके प्रॉपर्टी पर डिपेंड करते हैं मटेरियल की, मटेरियल टू मटेरियल हमारा वो चेंज होते जाएगा। बात समझ में आई। तो सर फिर अगर मैं लेंथ को चेंज करूं, एरिया को चेंज करूंगा तो फिर रो की वैल्यू में चेंज आएगा क्या बच्चा, नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि आप लेंथ को चेंज करोगे, एरिया को चेंज करोगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी, मटेरियल थोड़ी ना चेंज होगा, मटेरियल चेंज नहीं होगा तो उसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आई बच्चों। तो इस तरह से हम लोगों ने बहुत बढ़िया से एक फॉर्मूला बनाया, रो विच इज इक्वल टू एम ई स्क्वायर एन टाउ। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, जैसे हमारा रेजिस्टेंस है वैसा हमारा होता है कंडक्टेंस। क्या होगा, कंडक्टेंस, जिसको डिनोट करते हैं हम लोग जी से। रेजिस्टेंस जितना ज्यादा उतना कंडक्टेंस कम, जितना कंडक्टेंस ज्यादा उतना रेजिस्टेंस कम। बात समझ में, ये मतलब रेसिप्रोकल होगा, रेसिप्रोकल होगा किसका, रेजिस्टेंस से। तो कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ दी, सॉरी रजिस्टर, कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ दी रेजिस्टेंस। इसका यूनिट होगा बच्चों कितना, कितना होगा 1 बाय रो, मतलब रो इनवर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं मो, इसको बोलेंगे मो। ये मोह मोह के धागे तेरे उंगलियों से जा गुजरे, मो। या फिर आपको पसंद नहीं आया गाना तो इसको बोलेंगे साइमन, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, तो ये साइमन होगा। ठीक है, बात समझ में आई बच्चों। उसके बाद जैसा रेजिस्टिविटी है उसी तरह से होगा उसका एग्जैक्टली अपोजिट कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी which is denoted by sigma is reciprocal of the resistivity बच्चों। अब ये इसका जो यूनिट होगा ये कहां से निकालेंगे, सर ये m दिख रहा मास होगा, इससे हम लोग यूनिट बनाएंगे, नहीं, हमारे पास एक इजी फार्मूला है भाई, इसी के आधार से हम लोग बनाएंगे। रेजिस्टेंस का क्या होगा यूनिट, ओहम, मीटर स्क्वायर बाय मीटर, मीटर मीटर कैंसिल हो गया, बचा एम। मीटर तो क्या बना इसका यूनिट, यूनिट बना हमारा ओहम मीटर, इट्स नॉट ओहम पर मीटर, ओहम मीटर याद रखिएगा। इसका क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, इसका यूनिट बनेगा हमारा ओहम इनवर्स, मतलब मो पर मीटर या फिर मीटर इनवर्स, ऐसे भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। बात समझ में। अब थोड़ा सा देखिए इसको फॉर्मूला और आगे लेके जाएंगे इसको किस तरह से। तो बात समझ में आई बच्चों कि हमारे कंडक्टर के प्रॉपर्टी पे मतलब उसके मटेरियल पे डिपेंड करेगा रेजिस्टर की रेजिस्टिविटी की वैल्यू, उसके फिजिकल क्वांटिटी के मतलब कितना लंबा है वो, कितना उसका क्रॉस सेक्शन बड़ा है, इस सारे चीजों पे उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करेगी। हाँ, कि अगर कंडक्टर का मटेरियल अगर वैरी करता है, मतलब अलग अलग टाइप के कंडक्टर्स लेते हो
तो रेजिस्टिविटी चेंज होगी, जिसके वजह से रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है। लेकिन पर्टिकुलर एक ही मटेरियल के कंडक्टर में अगर हम लोग L और A क्रॉस सेक्शनल एरिया और L अगर चेंज करते हैं तो रजिस्टर की वैल्यू चेंज होती है, ना कि रेजिस्टिविटी, क्योंकि मटेरियल हम लोगों ने चेंज नहीं किया है। बात समझ में आई? और ये जो है वो किसके वजह से चेंज होती है ये चीज? N के वजह से। मैंने बताया N मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब चार्ज डेंसिटी। और ये याद रखिएगा, हमको टाउ पता है, टेम्परेचर मतलब होता है रिलैक्सेशन टाइम, जो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, जो हम लोगों ने कांस्टेंट लिया है बच्चों। बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इस कंसेप्ट को आगे लेके जाते हैं और एक फार्मूला बनाते हैं, शायद जाके हमको आगे बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने में छोटे छोटे फार्मूले काम में आए। देखिए कैसे, मैंने बताया था आप लोगों को बच्चों एक चीज, कौन सी वाली चीज? इस तरह से कि I which is equal to V by R में अगर लिखता हूं, I which is equal to V by R, V which is equal to IR, ठीक है? तो therefore I का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी, क्या मैंने बताया था? करंट डेंसिटी J which is equal to करंट पर यूनिट एरिया, तो ये होगा J into एरिया, I which is equal to J into एरिया, which is equal to कहां पे देखा हम लोगों ने? ऊपर वाले वीडियो में, ओपन करके देख लेना, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स और बनने के हैं। ये फार्मूला बनाने के बाद, पूरे वीडियो के लेक्चर्स होने के बाद, हम लोग उसके ऊपर स्पेशल न्यूमेरिकल्स का बनाएंगे वीडियो, ठीक है? सो J इंटू ए, V बाय R, V का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ E बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, E इंटू L लेंथ ऑफ द वायर या फिर कंडक्टर, R का फॉर्मूला बताइए रेजिस्टिविटी के फॉर्म में, रो इंटू L बाय ए, रो इंटू L बाय ए, ये A नीचे आया, इधर गया, एरिया एरिया गेट कैंसल, L गेट कैंसल, बचा फॉर्मूला J विच इज इक्वल टू E बाय रो। ये एक फॉर्मूला है आपका करंट डेंसिटी का, जिसमें आप लोग बोल सकते हो कि करंट डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी अगर बढ़ती है तो करंट डेंसिटिविटी घटती है, करंट डेंसिटी घटती है बच्चों, याद रखिएगा। इसको और एक फॉर्म में लिख सकते कि 1 बाय रो क्या होगा? 1 बाय रो, 1 बाय रो, ओ भाई उधर देखो, ए भाई 1 बाय रो क्या होगा? सिग्मा इंटू ई। इसका मतलब ये होगा बच्चों कि जो हमारी J इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। अब ये सर टर्म कहाँ पे काम आएंगे सर? ये जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वहां पे जाके काम आने वाले, याद रखना आप लोगों को, ठीक है? तो इस तरह से हम लोगों ने देखा। अब मैं आपको जो समरी है, समरी बताना नहीं चाहता। आप लोग क्या करें यार, वीडियो को पीछे लेके जाओ, समझ में नहीं आया होगा फिर से एक बार देख लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है? उसको फिर से रिवाइज नहीं करता, वीडियो लंबा होता जाएगा। चलो बच्चों, अब हम लोगों को एक बात करनी है, कौन सी वाली? तो इस तरह से हम लोगों ने फॉर्मूले बना लिए। किसी को कोई प्रॉब्लम? मैं लिख लेता हूं सारे फॉर्मूले। ये हमारे दो फॉर्मूले बन गए। R का फॉर्मूला बना था रो इंटू एल बाय ए, रो का फॉर्मूला बना था हमारा R इंटू ए बाय एल। उस तरह से हम लोगों ने R का एक नया फॉर्मूला बनाया, R विच इज इक्वल टू m बाय ई स्क्वायर एन टाउ इंटू एल बाय ए। उसके बाद हम लोग रो का फॉर्मूला लिख सकते हैं m बाय ई स्क्वायर एन इंटू टाउ। बात समझ में आई? इस तरह से हम लोगों ने अलग अलग फॉर्मूलेज बना लिए। अब आगे बढ़ते हैं, एक चेकआउट करते हैं कि हमको कितना समझ में आया है। कौन सी चीज सर? बहुत इजी है सर समझना। अरे भाई आपको कंसेप्ट समझ में आया है, एप्लीकेशन कर पाओगे क्या? बेटा समझना और अप्लाई करना बहुत अलग चीज है। अगर मैं आपको बाइक चलाना सिखा दूं तो आपको बाइक चलाना कैसा होता है ये समझ में आएगा, चला के देखोगे तब जाके जानोगे। तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आया है, को अप्लाई करना आना चाहिए। तो थ्योरेटिकल चीजें, डेरिवेशन वाली चीज आपको समझ में आई, उसको अप्लाई कैसे करोगे? अप्लाई करना मतलब उसको न्यूमेरिकल में डाल के देखना, या फिर कंसेप्ट को चेकआउट करना कि हमको कितना समझ में आया। तो हम लोग वही चेकआउट करेंगे, देखिए कैसे। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं ऐसा बोलता हूं कि अगर मैंने इस कंडक्टर, ये बहुत बढ़िया से मेरे पास एक कंडक्टर है बच्चों,
सबको दिख रहा होगा, यहाँ पे कट गया होगा तो याद रखिए आर विच इज इक्वल टू इनटू एल बाय ए, ठीक है। ये आपके पास कंडक्टर है, इसका खुद का कुछ लेंथ होगा एल और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है बच्चों ए, इतना है ए। अब मैंने इसे बोल दिया कि अगर मैंने लेंथ को डबल कर दिया, डबल इस लेंथ, क्या किया, लेंथ को डबल कर दिया। अब जब लेंथ को डबल करेंगे तो आपको पूछा गया है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी, घटेगी, बढ़ेगी तो कितने से बढ़ेगी, घटेगी तो कितने से बढ़ेगी, या फिर वैसे ही रहेगी। बात समझ में आई, या फिर नन ऑफ दिस। सर ये तो ऑप्शन सबसे बढ़िया है, सबसे बाहर, वाह, ठीक है। नहीं, आपको बताना है बच्चों क्या होगा। तो कुछ लोगों का बोलना होगा, यहाँ पे बैठे हुए सारे लोग ये बोल रहे होंगे कि सर अगर लेंथ को मैं बढ़ाता हूं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी। सर आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, एल। कुछ लोगों का कहना होगा, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाले बच्चे होंगे, जिन लोगों का बोलना होगा सर मैंने 98% लिया है 10th में, लेंथ बढ़ेगा, होशियार हूं सर, तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया घटेगा सर, क्रॉस सेक्शनल एरिया घटेगा। सर अगर लेंथ बढ़ेगा क्रॉस सेक्शनल एरिया घटेगा, एक बढ़ेगा एक घटेगा, तो उतना ही रहेगा सर, तो आर के ऊपर कोई फर्क ही नहीं आएगा। अरे ऐसा नहीं होगा, देखिए, अरे देखा तो जाइए क्या होगा, देखिए आर इज इक्वल टू आर इंटू एल बाय ए। अब होगा क्या, देखिए इसको चेकआउट करते हैं। जब तक हम लोग चेक नहीं करेंगे उसको समझ में नहीं आएगा क्या होगा इसके साथ। मैं यहाँ पे ऐसे बोलता हूं कि ये बात तो सही है बच्चों कि जब लेंथ बढ़ाओगे तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया घटेगा, बहुत बढ़िया से घटेगा। अब जब घटेगा तो मुझे बताइए एक चीज आर 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 एल एल ए, हाँ तो मुझे बताइए कौन सी चीज नहीं चेंज होगी, रेजिस्टेंस के वैल्यू बारे में नहीं, हमारा उसका वॉल्यूम जो है कंडक्टर का, वो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। इस कंडक्टर को मैंने खींच के लंबा किया, क्रॉस सेक्शनल एरिया घटा, बहुत सही चीज है आपके बच्चों, वो सही पकड़े। एरिया अगर घटता है तो एक चीज चेंज नहीं होती, उसका वॉल्यूम। तो थोड़ा सा छोटा सा निकाल, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो मुझे बताइए इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, इनिशियल एरिया A1, फाइंड इनिशियल लेंथ L1। बात समझ में है। और बाद में भी वॉल्यूम उतना ही रहेगा, मतलब कितना होगा A2 इंटू L2। बेटा बच्चा याद रखिए, अगर आपको वीडियो बहुत स्लो लग रही होगी, बोर हो रहा होगा, तो उसको स्पीड में डाल दीजिए, मजा आएगा, ठीक है। चलो A2 इंटू L2। अब इसको अगर क्या करते हैं हम लोग, V इक्वल हो गया तो क्या बनाएंगे इसको, A1 L1 विच इज इक्वल टू A2 इंटू L2 बन गया। इससे हम लोग फॉर्मूला मिला है A1 बाय A2 विच इज इक्वल टू, हाँ A1 बाय A2 क्या बनेगा, L2 बाय L1। वाह 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 सर, बहुत बढ़िया फॉर्मूला बना। इससे क्या पता चलता है सर। अब मुझे बताइए रेजिस्टिविटी के फॉर्म में हम लोग उसको या फिर रेजिस्टेंस के फॉर्म में लिखेंगे, बताइए बताइए बताइए। मटेरियल तो चेंज नहीं होगा, इलांगेट करने से मटेरियल चेंज नहीं होता है, मतलब रेजिस्टिविटी उतनी ही रहेगी। हो सकता है रेजिस्टेंस में चेंज आए इनिशियल में, और फाइनल में हम लोग चेकआउट करते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू। R1 के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे, ρ1 लिखना नहीं है, रेजिस्टेंस की वैल्यू, रेजिस्टिविटी की वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्या होगा L1 बाय A1 डिवाइडेड बाय R2 की वैल्यू, रो कैंसिल हो गया, L2 बाय A2। तो देयरफॉर हमको फार्मूला मिलता है R1 बाय R2 विच इज इक्वल टू L1 बाय L2 इनटू A2 बाय A1। वाह वाह सर, बेटा फार्मूला बनाया है, अभी तक हमको आंसर मिला नहीं है, देखो कैसे करेंगे। और आगे अगर बढ़ते हैं हम लोगों को एक बात और समझ में आती है कि L1 बाय L2 को अगर मैं L1 बाय L2 को अगर A2 बाय A1 लिखूंगा, L1 बाय L2 को देखो, L1 बाय L2 को अगर A2 बाय A1 लिखता हूं तो हमको क्या मिलता है, R1 बाय R2 विच इज इक्वल टू A2 स्क्वायर बाय A1 स्क्वायर। या फिर A2 बाय A1 के फॉर्म को अगर मैं L1 बाय L2 के फॉर्म में लिखता तो हमको R1 बाय R2 विच इज इक्वल टू कितना मिलेगा, L1 स्क्वायर बाय L2 स्क्वायर। ये दो ऑब्जर्वेशन बहुत काम है, आगे न्यूमेरिकल्स पढ़ने वाले हम लोग, वहां पे जाके काम आएगा। देखिए अब हम लोग आते हैं इसके ऊपर, हमारे आंसर के ऊपर। देखिए कैसे निकालेंगे।
अब यहाँ पे बात आती है किसकी, उसने लेंथ को डबल कर दिया, लेंथ को डबल किया, ठीक है, मतलब L2 इज ट्वाइस दैट ऑफ L1, L2 इज ट्वाइस दैट ऑफ L1, ठीक है, मतलब मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं कि L1 by L2, L1 by L2 which is equal to L1 by L2 which is equal to 1 by 2, ठीक है, L1 by L2 की वैल्यू पुट करके देखिए इसमें 1 by 2 का होल स्क्वायर कितना होगा, होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा R1 by R2 which is equal to 1 by 4 बनेगा ना, 1 by 4। इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर इसको मैं लिखता हूं R2, R2 उधर लेके जाओ, 4 इधर लेके आओ, R2 which is equal to 4 of R1। बात समझ में आई, तो ये मैंने लेंथ के फॉर्म में डाल के निकाला था आंसर। तो अब क्या बनाया जाएगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितने गुना बढ़ेगी, इनिशियल रेजिस्टेंस के 4 गुना बढ़ेगी जब हम लोग उसको लेंथ को डबल करेंगे। उसको अलग भाषा में भी बात कर सकते हैं, देखो L1 by L2 की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुटअप करता हूँ, L1 by L2 की वैल्यू, L1 by L2 की वैल्यू कितना होगा, L1 by L2 की वैल्यू, तो A1 by A2 की वैल्यू में अगर डालता हूँ तो A1 by A2 कितना बनेगा, L2 by L1, ये है हमारा L1 by L2, 1 by 2 मतलब ये 2 बनेगा। तो हमारा A2 की वैल्यू, A2 उधर लेके आओ, 2 उधर लेके आओ, 1 by 2 into A1, मतलब एरिया, इनिशियल एरिया के आधा बनेगा हमारा फाइनल एरिया जब हम लोग उसको लेंथ को डबल करेंगे। तो एक चीज याद रखनी है, लेंथ को डबल किए तो क्रॉस सेक्शनल एरिया आधा होगा। तो A2 by A1, A1 by A2 हम लोग अगर इसमें ये वैल्यू उठा के इसमें अगर पुटअप करते हैं तो A1 by A2 है 2, A2 by A1 होगा कितना, 1 by 2 का होल स्क्वायर, देखो स्क्वायर और स्क्वायर होल स्क्वायर बन गया तो कितना बनेगा, 1 by 4, उतना आंसर है। बात समझ में आई। तो अगर यहाँ पे मैं लेंथ को डबल करता हूं तो हमारा रेजिस्टेंस 4 गुना बढ़ेगा। अब मैंने इसे आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, अगर मैं 3 गुना बढ़ाता हूं तो क्या होगा, क्या होगा, चेकआउट किया मैंने तो हमको एक नजर में आई, एक चीज ऑब्जर्व हुई, कौन सी वाली, कि अगर मैंने लेंथ को 3 गुना बढ़ाया तो उसका रेजिस्टेंस उसके स्क्वायर के प्रमाण में चेंज हुआ, मतलब 9 गुना हुआ, 9 गुना हो गया। अगर मैंने 4 गुना उसका लेंथ बढ़ाया होगा तो कितना गुना रेजिस्टेंस बढ़ गया उसका, 16 टाइम। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि R2 इज n स्क्वायर इंटू R1, ये आपका जनरलाइज फॉर्म होगा, याद रखिए। मतलब अगर मैंने लेंथ को डबल किया तो उसका कितना गुना बढ़ गया, 4 टाइम्स, रेजिस्टेंस कितना हो गया, 4 टाइम्स। लेंथ को मैंने 3 टाइम्स कर दिया तो ये कितने टाइम्स हो गया, 9 टाइम्स। अगर 4 टाइम्स हो गया तो ये कितना हो गया, 16 टाइम्स। तो उसके स्क्वायर के प्रमाण में चेंज होते जाएगा बच्चों। बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं कॉम्प्रेस करके उसका लेंथ अगर कम करता हूं, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो अगर मैंने लेंथ को आधा किया तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हुआ, डबल। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितने से बढ़ेगी या घटेगी, एग्जैक्टली हाँ। अगर लेंथ को कम करोगे क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा, कॉम्प्रेस करने के बाद अलोंग द लेंथ क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ने से क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगी। कितने से कम होगी, यस 4 टाइम्स। बात समझ में आई बच्चों। तो आपको ये ध्यान रखना है इस तरह की चीजें। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके रेफरेंस बुक में होंगे, तो उसको बढ़िया से सॉल्व करिएगा। कुछ एग्जांपल में आप अभी लेते हैं हम लोग, मतलब छोटे छोटे एग्जांपल न्यूमेरिकल्स लेंगे। आई होप कि वो सारे न्यूमेरिकल्स लेने के बाद आपको सारा कॉन्सेप्ट जो है अप्लाई करना आ जाएगा। और एक बात समझ लीजिए बच्चों कि जितने मैं न्यूमेरिकल्स आपको बताऊंगा उसमें से आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, सर ये सारे न्यूमेरिकल्स आप जो लोगे क्या उसी तरह से न्यूमेरिकल्स आएंगे एग्जैक्टली? बेटा नहीं, हो भी सकता है। सर वही न्यूमेरिकल्स आएंगे? एग्जैक्टली नहीं। फिर क्या होगा सर, आपको अपना माइंड एनालिटिकल बनाना है। उस न्यूमेरिकल से आपको कुछ फायदा यही होगा कि आप और न्यूमेरिकल्स को बना सकते हो, आंसर निकाल सकते हो बच्चों। तो जो न्यूमेरिकल्स लेंगे वो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए होगा। आपको खुद को इसी टॉपिक के ऊपर 100, 150, 200, 500 आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, थ्योरी वाले और ऐसे फॉर्मूला बेस वाले क्वेश्चंस। बात समझ में आई? चलो तो हम लोग शुरू करते हैं कुछ छोटे छोटे सिंपल से न्यूमेरिकल।
चलो बच्चों शुरू करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन है बहुत बेसिक नीट लेवल के, बोल सकते हो बहुत इजी क्वेश्चन है, 10 पैसे 15 पैसे वाले क्वेश्चंस बोल सकते हैं इसको, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बोला गया है, पहले फर्स्ट क्वेश्चन में, वी हैव टू वायर्स ए एंड बी ऑफ सेम मास एंड सेम मटेरियल, द डायमीटर ऑफ ए इज हाफ दैट ऑफ बी, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए इज 24 ओम देन रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी विल बी। फर्स्ट वाले मतलब ए वाले वायर का रेजिस्टेंस दिया है 24, बी वाले का निकालना है, उसमें दिया है डायमीटर। डायमीटर का जो वर्ड है हम लोग इसको रेडियस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मतलब ऐसा बोलेंगे कि उसका रेडियस जो है बेसिकली हाफ है किसके, बी के, मतलब फर्स्ट वाले का रेडियस बी वाले मतलब सेकंड वाले से आधा होगा। अब यहां पे देखिए हमको फार्मूला पता है, रेजिस्टेंस का फार्मूला R1 by R2 डायरेक्ट फार्मूला में यूटिलाइज करता हूं। R1 by R2 विच इज इक्वल टू, हाँ क्या पढ़ा हम लोगों ने, R का फार्मूला होता है विच इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू L by A, R ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, तो इसका मतलब L1 by A1 इंटू L2 by, सॉरी हाँ क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L1 by L2 इंटू A2 by A1। इसी फॉर्मूले को हम लोगों ने देखा ना अभी लास्ट टाइम। अब मुझे बताइए यहाँ पे हम लोगों को इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं हम लोग A2 by A1 का होल स्क्वायर। बच्चों कहाँ से आया, लास्ट टाइम बताया 5 मिनट पहले मैंने, L1 by L2 का फॉर्मूला क्या बना था, A2 by A1, A2 स्क्वायर, A1 A1 स्क्वायर, ठीक है। आगे वायर हमारी कैसी होती है, वायर होती है हमारी लंबी, क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा होता है उसका, सर्कुलर, तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा, पाई R2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई R1 का होल स्क्वायर, पाई पाई गेट कैंसिल, तो R1 बाय रेडियस 1 बाय रेडियस 2 विच इज इक्वल टू R2 बाय R1 का होल स्क्वायर। क्या मैं इसको डायमीटर के फॉर्म में लिख सकता हूं, D2 बाय D1 का होल स्क्वायर। किसी को कोई प्रॉब्लम, सर गलत हो गया देखो, पाई R स्क्वायर पाई R1 स्क्वायर, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे आएगा कितना 4, यहाँ पे कितना आएगा 4। सॉल्व करते करते ये गलतियां हमेशा होती है बच्चों, ठीक है, याद रखना इसको, विच इज इक्वल टू, सो D2 by D1 बोला गया है कि द डायमीटर ऑफ ए इज हाफ दैट ऑफ द बी, मतलब पहले वाले का आधा होगा दूसरे वाले से, सो देयरफॉर D2 by पहले वाले का आधा दूसरे वाले से, मतलब दूसरे वाले से आधा होगा फर्स्ट वाला का टू द पावर 4। D2 गेट कैंसल, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला गया, तो R1 by R2 विच इज इक्वल टू हुआ ये, हाँ 2 का पावर 4 कितना हो गया 16, सो देयरफॉर, सॉरी यहाँ पे 4 आ गया रे, हाँ R2 विच इज इक्वल टू 16 नीचे आया, R1 by 16, R1 कितना था 24 by 16 कितना आएगा 1.5 ओहम, मतलब आंसर आया हमारा सी। बात समझ में आई। चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अब सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल 10-15 पैसे वाला है। अब बोला गया है यहाँ पे द यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज यूनिफॉर्मली कंप्रेस अलोंग इट्स लेंथ अंटिल इट्स रेडियस बिकम्स n टाइम्स द ओरिजिनल रेडियस। नाउ रेजिस्टेंस ऑफ द वायर बिकम्स कितना होगा। सर अभी कुछ टाइम पहले आपने बोला था सर, कौन सी चीज, अगर कॉम्प्रेस होगा वायर, कॉम्प्रेस होगा तो क्या होगा सर, सर ने बोला था सर कॉम्प्रेस होगा तो एरिया बढ़ेगा, और एरिया बढ़ेगा तो उसका रेजिस्टेंस घटेगा, और रेजिस्टेंस घटेगा तो कितने टाइम्स घटेगा, हम लोगों ने देखा था कुछ n स्क्वायर वगैरह, और फटाक से हम लोगों ने क्या कर दिया कि यहाँ पे r बाय घटेगा तभी ना जब उसको क्या करेंगे हम लोग डिवाइड करेंगे, और हमारे दिमाग में वही फिट होके कौन सी चीज रट्टा मारी हुई, कौन सी n स्क्वायर, तो ये हम लोगों ने कर दिया, लेकिन ये होता है रॉन्ग आंसर। नीट में अक्सर बच्चे यही गलतियां कर बैठते हैं। बच्चों ऐसा नहीं है, बोला गया है कि R1 बाय R2 अगर मैं लिखता हूं, यहाँ पे एरिया नहीं है, एरिया के फॉर्म में नहीं बोला है ये n टाइम्स, ये रेडियस के फॉर्म में बोला है। तो R1 बाय R2 होगा, मैं सॉल्व करने से बेहतर है ये डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूटिलाइज करता हूं, R1 बाय R2 विच इज इक्वल टू R2 बाय R1 का पावर 4 आ गया। सो देयरफॉर R1 बाय R2 विच इज इक्वल टू कौन हो गया, until its radius becomes n times the original one। ओरिजिनल वन ये कौन सा है हमारा R1, तो n टाइम्स ऑफ R1, सेकंड वाले का रेडियस बन गया n टाइम्स ऑफ R1
डिवाइड बाय R1 का पावर 4, ये R1 गेट कैंसल, सो देयरफॉर हमको निकालना है R2 की वैल्यू, R1 को हम लोग R बोलेंगे, तो ये क्या हो गया R2 विच इज इक्वल टू n टू द पावर 4 नीचे आया R1 के, R1 को बोला मैंने R बाय n टू द पावर 4, तो ये आंसर हमारा रहेगा A। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा, बहुत इजी है लेकिन इंटरेस्टिंग है, मतलब थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, इतना सारा तो है अपने पास। ठीक है, तो बोला गया है कि इन एन इलेक्ट्रिकल केबल देयर इज अ सिंगल वायर ऑफ रेडियस 9 mm ऑफ कॉपर, इट्स रेजिस्टेंस इज 5 ohm, द केबल इज रिप्लेस्ड बाय 6 डिफरेंट इंसुलेटेड कॉपर वायर्स, द रेडियस ऑफ ईच वायर इज 3 mm, नाउ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ केबल विल बी। ऑप्शन दिए है आपके सामने, थोड़ा दिमाग लगाइए, पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को, सॉल्व करेंगे बढ़िया से इसको। ठीक है, तो कंडीशन नंबर 1 क्या बोलती है देखिए, बोला यह गया है कि इन एन इलेक्ट्रिकल केबल देयर इज अ सिंगल वायर ऑफ रेडियस 9 mm ऑफ कॉपर, एक बहुत बढ़िया से एक इस तरह से केबल है ये वाला, ठीक है, और पूरा का पूरा भरा हुआ बढ़िया से एक इस तरह से केबल है, फुल मटेरियल ऑफ कॉपर। ओके, और उसमें यह है कि उसका रेडियस दिया हुआ है 9 mm बेटा, कितना रेडियस 9 mm। ओके, और उसका रेजिस्टेंस दिया है R1 की वैल्यू जो रहेगी 5 ohm, इस तरह से। अब कंडीशन चेंज कर दी उन्होंने, द केबल इज रिप्लेस्ड बाय 6 डिफरेंट इंसुलेटेड कॉपर वायर्स, मतलब मटेरियल चेंज नहीं हुआ है, इसका मतलब ये है कि वही चीज आती है, मटेरियल जब चेंज नहीं होता तो क्या होगा, उसका रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब बोला ये गया है कि वही हमारी इस तरह से मान के चलो, हमारा एक बंडल ऑफ 6 इंसुलेटेड कॉपर वायर्स, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, ये एक, अरे यार डायग्राम भी निकालना पड़ती है, इस तरह से 6 वायर, 6 वायर, कितने वायर, 6 वायर्स का बंडल इस तरह से उन्होंने बनाया है, और हर किसी का उन्होंने दिया है क्या, 3 mm का उसका दिया है रेडियस, 3 mm का रेडियस दिया है, रेजिस्टिविटी सेम रहेगी बच्चों। ठीक है, तो इसके लिए देखिए, अब उसने बोला है कि नाउ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ केबल विल बी, इस केबल का टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, उसका मान के चलो R' ये इसका टोटल रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, बाद में लॉजिक डेवलप करेंगे क्या होगा। अब इसमें देखिए फर्स्ट कंडीशन में मैंने क्या कर लिया, इसमें वो सारी चीजें डाल दी, देखो रेजिस्टेंस R1 विच इज इक्वल टू रो इंटू L बाय A, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। ठीक है, लेंथ छोड़ दो, उसने बोला है द केबल इज रिप्लेस बाय, इसका मतलब उनका सारों का लेंथ भी सेम रहेगा, इसका मतलब यहां पे मैं लेंथ को तो छोड़ दो, ठीक है, R1 विच इज इक्वल टू रो इंटू लेंथ सेम रहेगा दोनों कंडीशन में, तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, एरिया देखिए, एरिया में आएगा हमारा पाई R1 स्क्वायर, ये बना, दिख रहा है आप लोगों को, सब लोगों को नीचे वाला पोर्शन। ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे R1 की वैल्यू विच इज इक्वल टू रो, चलो यहां पे लिख भी लेते हैं L1, रो इंटू L1 बाय पाई इंटू R1 की वैल्यू कितनी, रेडियस उसकी 9 mm, 9 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर में हुआ ये, टू द पावर 2, ये हुआ हमारी फर्स्ट कंडीशन। अब बोला गया है द केबल इज रिप्लेस्ड बाय 6 डिफरेंट इंसुलेटेड कॉपर वायर, द रेडियस ऑफ ईच वायर इज 3 mm। अब इसमें फॉर ए सिंगल केबल, फॉर ए सिंगल केबल, बंच की बात नहीं करूंगा, सिंगल केबल की बात करूंगा, बाद में बंच की बात करेंगे। ओके, फॉर ए सिंगल केबल, सिंगल केबल के लिए मुझे बताइए उसका रेडियस R2 मानेंगे, कितना R2। R2 के लिए वो भी, ये भी जो मटेरियल रहेगा वो भी कॉपर का रहेगा, अगर मैं कॉपर का इसको मानता हूं तो। ठीक है, तो रो इंटू लेंथ सेम रहेगी दोनों की, बोला गया नहीं कुछ, तो लेंथ सेम माननी पड़ेगी हम लोगों को। L1 डिवाइडेड बाय कितना होगा, पाई R2 स्क्वायर, सो देयरफॉर R2 विच इज इक्वल टू रो इंटू L1 बाय पाई
R2 की वैल्यू कितनी होगी 3 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। अब आगे की बात करते हैं हम लोग, ये हमारी होगी कंडीशन नंबर 2। यहां से देखिए क्या लॉजिक करना है हमको। यहां पे अगर मैं इस केबल का रेजिस्टेंस इतना बनाऊं, उसके साथ दूसरे केबल को ज्वाइन करूं, 3rd 4th 5th और 6th, इस तरह से बंडल बनाऊं। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये बंडल्स बन गए सारे। अब मुझे बताइए, सारों का जब बंडल्स बनेगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो हमको मिलने वाली, तो मल्टीप्लाई क्या करोगे, मल्टीप्लाई 6 करोगे। बिल्कुल गलत। अरे भाई, जब बंडल्स बनेंगे, वही लेंथ है, लेंथ हमारी कांस्टेंट है सभी बंडल्स की, सभी वायर्स की। जब बंडल बनेगा तो रेजिस्टेंस का क्या होगा, एरिया क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस का एरिया क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। कितने गुना घटेगा, कितने गुना घटेगा, 6 गुना घटेगा, क्योंकि 6 वायर है। बात समझ में आई। मल्टीप्लाई 6 नहीं करना, डिवाइडेड बाय 6 करना है बच्चों। सो देयरफॉर R डैश, इसका टोटल का रेजिस्टेंस मैंने R डैश माना, R डैश विच इज इक्वल टू R2/6। बात समझ में आई। अब बात आती है R2 की वैल्यू कैसे निकालें। आप डिवाइड कर सकते हो, R1/R2 डिवाइड कर सकते हो, L दोनों का L1 कैंसिल हो जाएगा, रो कैंसिल हो जाएगा, उससे आपको क्या मिलेगा, R2 पाई भी कैंसिल हो जाएगा, यहां से आपको मिलेगा R2, क्योंकि R1 की वैल्यू हमको पता है कितनी 5। डाल के देखिए, उसमें डाल के हम लोग अगर फॉर्मूले में डाल के अगर पुटअप करके इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 का अगर डिवाइड करके निकाले तो आंसर हमारा आएगा कितना, 7.5 ओहम। करके देखिए, पॉज करिए वीडियो को और बढ़िया से सॉल्व करके देखिए, आता या नहीं आता देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा आया आंसर R डैश विच इज इक्वल R2/6 करेंगे तो 7.5। बात समझ में आई। तो हमने यहां पे क्या किया, मल्टीप्लाइड बाय 6 नहीं किया है। अगर इस तरह का क्वेश्चन अचानक से आ गया तो थोड़ा सा लेते हम लोग। ये भी बहुत इजी है सर, उधर तो उसकी लेंथ देख के ऐसा लग रहा है सर वो तो इजी होगा ही नहीं। देखते इजी या हार्ड है। ठीक है, चलो। A length of hollow tube is 5 meter. Its diameter is 10 centimeter and thickness of its wall is 5 mm. If the resistivity of the material of the tube is 1.7 into 10⁻⁸ ohm meter, then the resistance of the tube will be, ऑप्शन दिए है आप लोगों के सामने, उसका आंसर निकालना बच्चों। ठीक है, चलो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। एक होलो ट्यूब है, बढ़िया से होलो ट्यूब आप लोगों को ड्रॉ करनी है। ट्यूं 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 ट्यूं, होलो ट्यूब चलो इस तरह से कर लो। ये अपना हो गया होलो ट्यूब। ठीक है, ये सेंटर, और बोला ये गया है कि एक बढ़िया से होलो ट्यूब है और उसका दिया है लेंथ कितना, 5 मीटर, इस तरह से। ठीक है, अब बोला गया आउटर डायमीटर इज 10 सेंटीमीटर। ये अगर वो 10 सेंटीमीटर होगा तो उसका बाहर का जो रेडियस होगा वो कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है बच्चों। इफ द रेजिस्टिविटी दी है, मतलब क्या दिया आप लोगों के सामने, उसका रो दिया है बच्चों। ठीक है, और देन द रेजिस्टेंस ऑफ द ट्यूब विल बी, और कुछ दिया है 5 mm दिया, उसका थिकनेस मतलब ये दिया है, ये दिया आपका 5 mm। ठीक है, बाहर वाले का रेडियस R1 बोलेंगे, अंदर वाले का रेडियस R2 बोलेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलो, अब बोला गया है उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालो। जब ये होलो सिलेंडर का टाइप तरह का वायर है, इसका मतलब इसका जो कंडक्टेंस होगा या फिर कंडक्टिविटी होगी या फिर कंडक्शन होगा, ये इतने पार्ट से होगा, ट्यू 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 ट्यू, इतने पार्ट से होगा बच्चों, ना कि अंदर से। मतलब आपका कंडक्टर, ये ग्रीन वाला पट्टा उतना ही रहेगा। ठीक है, इतने बेल्ट से वो जाएगा अंदर। मतलब आप लोगों को निकालना है इसका एरिया। पहले तो सर एरिया क्यों निकाल रहे हम लोग, एरिया इसलिए निकाल रहे बच्चों क्योंकि हम लोगों को रेजिस्टेंस निकालना है। रेजिस्टेंस विच इज इक्वल टू रो इनटू L/A। वी हैव द रेजिस्टिविटी, वी हैव द लेंथ, रेजिस्टिविटी भी दी है, लेंथ भी दिया है, और एरिया का पता नहीं है। तो एरिया बाहर वाले का कैसे निकाला जाएगा, तो एरिया होगा पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। सर कैसे आया ये R1 स्क्वायर, देखो
बाहर वाले का एरिया से हम लोग अंदर वाले का एरिया माइनस करेंगे तो इतना बचा हुआ एरिया मिलेगा। अब देखिए R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर करना नहीं है। कुछ बच्चे जो है या जो बाहर बाहर जिनका दिमाग था 8, 9, 10 में, जो मैथ्स की तरफ ध्यान नहीं दिए, वो वैसे करेंगे। R1 माइनस R2 स्क्वायर, चले नीट और जेई करना है। हाँ, तो याद रखिएगा, देखो पाई R1 स्क्वायर ये एरिया हुआ बाहर वाले का, माइनस पाई R2 स्क्वायर मतलब होगा अंदर वाले का एरिया। तो इसलिए पाई कॉमन निकला हमारा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। स्क्वायर ऊपर करना नहीं, होल स्क्वायर करना नहीं है। अब चलो डालो। सो R विच इज इक्वल टू, रो की वैल्यू दी है 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओहम मीटर में दिया है, SI सिस्टम में दिया है। लेंथ है हमारा वो भी दिया है 5 मीटर, डिवाइडेड बाय एरिया 3.14 इंटू R1 की वैल्यू कितनी होगी, R1 दिया है 5, तो 5 तो कितना होगा 5 का स्क्वायर 25 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर, -2 का स्क्वायर -4 माइनस R2। अब R2 का पता नहीं है सर, कैसे करें? R2 का पता नहीं है तो बच्चों यहाँ पे देखिए, इधर निकालता हूं मैं। R2 मतलब अंदर वाले का रेडियस, पूरा रेडियस पता है हमको कितना, 5 सेंटीमीटर। इसका थिकनेस कितना, 5 mm। 5 mm मतलब कितना होगा, 0.5 सेंटीमीटर में होगा, 1 पॉइंट से कम होगा mm, ठीक है। mm का दिया है, उसको मैंने कन्वर्ट किया 0.5 सेंटीमीटर में। तो अंदर वाले का कितना होगा, 5 सेंटीमीटर से 0.5 सेंटीमीटर गया तो बाहर का रेडियस R2 मिला हमको 5 माइनस 0.5 मिला हमको 4.5 सेंटीमीटर। इसका कितना होगा 4.5, 45 का स्क्वायर कितना 2025 मतलब 20.25 इंटू 10⁻⁻4। इसको अगर आप लोग सॉल्व करते हो तो आपका आंसर आएगा A मतलब 5.6 इंटू 10⁻⁻5। बात समझ में आई बच्चों? तो इसको बढ़िया से पॉज करके एक बार इसका कैलकुलेशन कर लेना। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, आपको ये करना है खुद से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिएगा थोड़ा सा, अ मेटल रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड ए रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ 1 सेंटीमीटर बाय 1/2 सेंटीमीटर मतलब हाफ सेंटीमीटर इज कनेक्टेड टू ए बैटरी अक्रॉस अपोजिट फेसेस। द रेजिस्टेंस विल बी। अब एक बढ़िया से यहां पे हम लोग इसको भी एक बार ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। इसको रब कर लेता हूं मैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है सर, लेंथ से तो नहीं लग रहा। कभी कभी जिंदगी में ये प्रॉब्लम की तरह प्रॉब्लम आते हैं, दिखने में बहुत बड़े होते हैं, लेकिन अगर इसको फेस करना शुरू कर दो बच्चों तो इतने इजी हो जाते हैं कि आपको लगेगा कि जिंदगी जीना कितना इजी है। तो प्रॉब्लम ये होती है कि लोग जिंदगी में प्रॉब्लम आने के बाद उसको फेस कर ही नहीं पाते, मतलब फेस करना चाहते ही नहीं। अगर वो फेस करना चाहेंगे नहीं तो आपको इजी मतलब जिंदगी जियोगे कैसे यार? ये प्रॉब्लम आपको दिखता है इतना बड़ा, अगर इसको ध्यान से पढ़ना भी शुरू कर दो, ध्यान से देखना शुरू कर दो, तो भी आपको आंसर समझ में आ जाएगा वो बोलना क्या चाहता है। इसको मुझे सॉल्व करने की देने की जरूरत ही नहीं है। तो आने वाले प्रॉब्लम, जिंदगी में जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो ध्यान से बहुत बढ़िया से उसको देखना शुरू कर दो, फिर देखो वो प्रॉब्लम जो है ना वहां पे पॉज हो जाएगा, आप आगे निकल जाओगे। होता है, मेरे साथ हुआ है, ठीक है। चलो देखो, a metal rod of length 10 centimeter and a rectangular cross section of 1 centimeter by 1/2 centimeter मतलब इस तरह से कुछ एक रेक्टेंगुलर पोर्शन है। इसको मैं निकालता हूं इस तरह से, चलो ऐसे निकालते इसको। जैसे ही मैं ड्रॉ करूंगा आप ही लोग बता देना कौन सा आंसर है करेक्ट, ठीक है। इस तरह से निकला, चलो समझ में आई सर? ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर। चलो ये वाला हमारा एक बॉक्स है, बॉक्स सही दिख रहा ना? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया सर, 1 नंबर सर, ठीक है। अरे हाँ, इसीलिए तो
ये हम लोगों ने कनेक्ट ऐसा नहीं किया ट्यों, ये इसको कनेक्ट करना चाहिए था। ड्राइंग में फेल हो सर आप, हमको बुलाओ सर ड्रॉ करने के लिए, हम लोग निकालेंगे आपसे बेहतर। हाँ चलो, वीडियो का तो टाइम इसी में जा रहा है। अरे फील करिए ना यार, क्या आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हो मुझे। चलो मैं अभी अपनी आंखें बंद, सर बड़े बड़े जिंदगी के बातें करते हैं, आप ड्रा नहीं कर सकते सर, क्या कुछ मतलब है क्या सर? तो कुछ मतलब है आपके लाइफ? फिर वही गलती सर, आपको एलिमेंट्री कुछ एग्जाम देनी पड़ेगी सर प्रैक्टिस करके। चलो इस तरह से अभी भी गलत निकली है डायग्राम, आप लोगों ने सही कर लेना, ठीक है। चलो उसका लेंथ कितना है? लेंथ दिया है कितना? 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है उसका लेंथ दिया है। उसके बाद बोला गया है कितना उसका 1 बाय 1/1/2, तो ये 1 सेंटीमीटर और ये हाइट होगी हमारी LBH, H मतलब उसकी हाइट हो जाएगी ये इतनी, ठीक है। इसकी ब्रेथ हो गई और ये लेंथ हो गई, ठीक है। द रेजिस्टेंस विल बी, अब बोला गया है और उसके बाद बोला है कि बैटरी अपोजिट फेसेस को लगानी है। अब देखो अपोजिट फेसेस मतलब क्या, मान के चलो कि ये मेरे पास मेरा मोबाइल है, इस मोबाइल के अपोजिट फेसेस में लगाना, एक तो यहां से इस साइड में, इस साइड से लेके इस साइड में लगाना, या फिर इधर एक इधर, ऊपर या नीचे, इस तरह से, ऐसे नहीं, डायगोनल नहीं लगाना आप लोगों को, बस यही कंडीशन है। अब कहां पे आप बैटरी लगाओगे कि आपको रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा? यहां पे एक मैक्सिमम की कंडीशन दी हुई है, मैक्सिमम मतलब तीनों इसमें सम रिस्पेक्टिव ऑफ द 3 फेसेस, ये तो आएगा नहीं आंसर, ठीक है, हमको ये चेकआउट करना है। तो ये मैक्सिमम हो सकता है आपके पेपर में मिनिमम की कंडीशन दी रहेंगी, ठीक है बच्चों। अब ये मैक्सिमम बोला गया है, तीनों भी केसेस में, तीनों भी ऑप्शंस में हम लोगों को मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकालना है। सिंपल सा देखो यहाँ पे लॉजिक अगर लगाए, मैक्सिमम तब आएगा जब इस बॉक्स का लेंथ बढ़ेगा, एरिया घटेगा, मतलब ये होगा। ऐसा अगर करेंगे इस दोनों वाले फेस में, मतलब ऊपर वाला और नीचे वाला, इधर अगर लगाएंगे हम लोग बैटरी इस तरह से नीचे से ऐसे, तो क्या होगा? लेंथ उसका घटेगा, एरिया बढ़ेगा, लेंथ घटेगा, एरिया बढ़ेगा, रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा, मैक्सिमम नहीं होगा। अब देखो यहां पे कंडीशन मैक्सिमम व्हेन, कंडीशन नंबर 3 लेते हैं हम लोग, मैक्सिमम व्हेन ए बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस 10 सेंटीमीटर बाय 1/2 सेंटीमीटर, मतलब ये कि ये 10 सेंटीमीटर और ये वाला, मतलब ये एरिया, ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं हम लोग, एरिया होगा कितना? 10 × 1/2 सेंटीमीटर का, मतलब 5 सेंटीमीटर स्क्वायर वाला एरिया, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर वाला एरिया। तो अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू R विच इज इक्वल टू रो इंटू L/A लेते हैं, तो उसका एरिया जो है वो क्या हो गया? बढ़ गया, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू घटेंगी। ऑप्शन नंबर बी लेते हैं हम लोग। बी के बारे में क्या बोलता है वो, कि मैक्सिमम व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस 10 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ये बाय 1 सेंटीमीटर, मतलब ये, मतलब एरिया कितना होगा? 10 × 1 सेंटीमीटर, मतलब कितना? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन ए के बारे में चेकआउट करेंगे, एरिया कितना होगा? मैक्सिमम व्हेन ए बैटरी इज कनेक्टेड टू 1 सेंटीमीटर बाय 1/2 सेंटीमीटर, मतलब एरिया होगा 1 × 1/2 सेंटीमीटर, कितना होगा? 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया घट गया सबसे ज्यादा, कौन सा वाला? 1/1/2, मतलब यहां ये 1/1/2, ये वाला पोर्शन और ये वाले पोर्शन के अक्रॉस में जब बैटरी लगाओगे तो सबसे ज्यादा एरिया सबसे कम रहेगा, मतलब उसकी रेजिस्टिविटी, एरिया कम तो रेजिस्टेंस उसका ज्यादा होगा, इसका मतलब मैक्सिमम रेजिस्टेंस यहां पे प्रोवाइड होगा, द रेजिस्टेंस विल बी मैक्सिमम। बात समझ में आई? अब यही क्वेश्चन हो सकता है आपके
मल्टीपल करेक्ट आंसर के कंसेप्ट में आ जाए, तब ये क्वेश्चंस आपको हर बार सॉल्व करके मतलब चेकआउट करना पड़ेगा कि ये ए बी सी कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे नहीं। जी वाले बच्चे, उन लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। मैं एक सॉल्व करके देता हूँ आपको, एक या दो सॉल्व करके देता हूँ, आपको सॉल्व करना पड़ेगा आगे के, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपके सामने आ जाए तो मान के चलो इस तरह से एरिया, तो मैंने ये ए वाले के बारे में बात करते। ए वाला देखो, एरिया 0.5 सेंटीमीटर, तो उसका रेजिस्टेंस आर विच इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू एल बाय ए, ठीक है। उसके बाद सिग्मा बना उतना ही रखेंगे हम लोग, ठीक है। तो कितना बनेगा, सो देयरफॉर आर विच इज इक्वल टू रो इंटू लेंथ कितना होगा जब ये इतना एरिया माना जाएगा, अक्रॉस है ना, अक्रॉस एल इंटू 1/2, मतलब लेंथ होगा ये ए 10/1, एरिया कितना निकला था 0.5 मतलब 1/2, कितना होगा आर विच इज इक्वल टू 20 रो, ठीक है। ऑप्शन नीचे वाला बी चेक करते हैं, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, रो इंटू एल बाय ए। रो की वैल्यू जैसे कि वैसे होगी जब हमारा मैक्सिमम व्हेन कनेक्टेड टू द बैटरी, तो एरिया होगा 10 इंटू 1, 10 वाला नीचे वाला, 1 होगा कौन सा, 1 होगा कौन सा, ऐसा वाला, मतलब ऐसे लगाए हम लोगों ने ऐसे, ठीक है। तो लेंथ होगा उस समय कितना 0.5, आधा 0.5 डिवाइडेड बाय एरिया होगा कितना, हमारा एरिया कितना निकला बी के लिए 10, तो कितना होगा बच्चों आर विच इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिखेंगे 1/2, कितना होगा रो बाय 20। रेजिस्टेंस की वैल्यू देखो, रेजिस्टिविटी किससे 20 से डिवाइड है, 20 गुना ज्यादा है 20 गुना कम है। बात समझ में आई। अगर आप थर्ड वाला भी चेकआउट करें तो आपको कम मिलेगा, मतलब आंसर हमारा ए होगा बच्चों, ठीक है। चलो